नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दिल्ली में कॉकरोचों का जो आंदोलन गेम चल रहा था ना, उसको तो धूली में मिटा दिया। लेकिन उसके साथ साथ 2029 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, वहां पर जो सबसे बड़ा 5 चैलेंज नरेंद्र मोदी अमित शाह का गेम बिगड़ सकते थे, उस 5 चैलेंज को भी एकदम बिल्कुल सुपरा साफ कर दिया। दिल्ली में जो हुआ है वो देख के लगेगा कि शायद गवर्नमेंट थोड़ा बैकफुट में है, क्योंकि अभी भी जो स्टूडेंट्स है वो इस हाल में है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका रिजिग्नेशन चाहिए। जो अपोजिशन है वो भी वो सब चीज़ लेके प्रेशर बना रहा है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से 2 हाई लेवल का मिनिस्टर को जाके ये कॉकरोच वालों के साथ मीटिंग करना पड़ा। तो आम दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशर में देखते हुए लगेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, गवर्नमेंट मेनली क्या चाह रहा था? मेनली चाह रहा था ऑपोजिशन जो संसद को नहीं चलने दे रहा था, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल यहां पर आने वाला है जिसमें FCRA जैसे है वो संसद को वापस रिज्यूम करना। कैसी भी किसी भी हालत में संसद अगर चालू होगा तो वो बिल आएंगे, उसका डिस्कशन होगा और वो बिल पास हो जाएगा। और एक बार ये चीज होता है तो ऑपोजिशन ऐसे ही बैकफुट में चले जाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा गेम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खेलता है, सीधे बात बोल देता है कि चलो ये जो क्वेश्चन लीक हो रहा है इसके लेकर हम बहुत ही सख्त कानून लाने वाला है। पहले हम हमारा मिनिस्ट्री के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद तुरंत हम इसको टेबल करेंगे और इस बिल को हम पास कराएंगे, और वो पूरे सहमति के साथ हमको पास करना है। अब इस सिचुएशन में ऑपोजिशन क्या करेंगे? अगर वो फिर से संसद नहीं चलने देता है तो फिर नरेंद्र मोदी के पास ये मौका आ जाता है पूरा ब्लेम ऑपोजिशन को देने के लिए। हमने तो चाहता था छात्र का जो स्वार्थ है वो रक्षा करना, और इसलिए हम बिल लाना चाहते थे, लेकिन देखो ऑपोजिशन ही संसद नहीं चलने दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन लीक का ये सवाल उठा रहा है, एक्चुअली ये स्टूडेंट के फॉर्म में है या ये पॉलिटिकली रोटी सेकना चाह रहा है? तो यहां पर ऑपोजिशन बैकफुट में आ जाता है और ये संसद चलने देना उसको मजबूरी में आ जाता है। और एक बार संसद चालू होता है तो जो जो उनके एजेंडा में है, जो 2/3 मेजोरिटी के लिए इतना फाइट हो रहा था, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है, वो सारे चीज होने वाला है। तो यहां पर तो गवर्नमेंट इस आंदोलन के कारण फ्रंट फुट में ही रहता है, कहां पीछे चले गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रेजिग्नेशन को लेकर इतना बड़ा बात हो रहा था, आप एक बार देख लीजिए इस आंदोलन का जो मेन फेस है सोनम वांगचुक, जो हंगर स्ट्राइक में गए थे तो पूरा देश में ऐसे तोड़फोड़ हो गया था। तो एक सेंटिमेंट जो चालू हो रहा था वही सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक से पीछे आने से मजबूर हो जाता है। तो जिस आंदोलन का मेन मुद्दा, मेन फेस अगर ऐसे बैकफुट में आ जाता है तो वहां पर भी तो गवर्नमेंट का एडवांटेज ही होता है। उसके बाद ये जो CJP वाला जो भी डिमांड कर रहा है, जो भी अभी भी बकवास कर रहा है, वो कितने दिन कंटिन्यू होगा? अगले 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद ये भी खत्म होने वाला है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को मिला है वो है कि JNG का जब भी ये आंदोलन चालू हुआ था तो पूरा देश में माहौल बदल गया था, सब लोग चौकन्ने हो गया था। क्योंकि हमने देखा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो श्रीलंका हो सकता है, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, वहां पर ऐसे ही भयानक JNG का प्रोटेस्ट हुआ था। और वहां पर वो प्रोटेस्ट आखिर में गवर्नमेंट को चेंज करते हुए ही कुछ सांस लिया था। तो वही वाला चीज यहां पर भी हो सकता था। लेकिन इतने बड़ा JNG आंदोलन होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट अपने जो दृष्टिभंगी है उसमें अटल रहता है तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ऑपोजिशन का हाथ खाली हो जाता है। लेकिन यहां से ही चालू होता है एक्चुअल गेम। देखिए 2029 की तरफ अगर देखोगे तो वहां पर बहुत सारे जो दिग्गज है जो एक साथ आने का कोशिश कर रहे हैं और वो इंडिया अलायंस का नाम दे रहा है, उनका स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चाहो या ना चाहो उसका एक एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको लेना पड़ेगा। तो पहले ही जो शख्स आते हैं जो इस गेम में सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अगर इस आंदोलन का पहले दिन से देखो तो जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट में
अरविंद केजरीवाल का किरदार था, वैसे ही इस मूवमेंट में ये जो इनका लीडर है अभिजीत दीपके, उनका भी सेम कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलता है। और जैसे आंदोलन को पूरा रूपरेखा बनाया गया था, जैसे इसका ब्लूप्रिंट सामने धीरे धीरे आ रहा है, जैसे यहाँ पर एकदम आंदोलन में पूरा के पूरा अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, टुकड़े टुकड़े गैंग सब कुछ का सामने आता है, तो वो पूरा अरविंद केजरीवाल के साथ ही मिल खाते हैं। और जब ये पूरा आंदोलन एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में आता है, तभी वहां पर हीरो के तरह एंट्री लेता है अरविंद केजरीवाल, और उसको पैसेज भी मिल जाता है। तो ये 2+2 4 करो तो एक ही चीज आते हैं, ये जो पूरा आंदोलन था ये अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड था। अब सवाल उठेगा, क्यों अरविंद केजरीवाल ये सब चीज कर रहे हैं और क्या मजबूरी है? देखिए, मजबूरी एक ही चीज है, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार ये प्रूव करने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन ये जो शराब घोटाला हुआ, ये जो शीश महल हुआ, तो दिल्ली वालों ने दिखा दिया ये कट्टर ईमानदार नहीं है, ये कट्टर चोर है और इसका विसर्जन बहुत जरूरी है। तो दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल निकल गया, और इसलिए उसके जो भारत के प्रधानमंत्री होने का सपना था वो भी चूर चूर हो गया। अभी बचा है क्या? वो है पंजाब। पंजाब इलेक्शन में भी ये बैकफुट में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 साल में पंजाब का कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऊपर से ये सेंट्रल के साथ फाइट करते हुए, जैसे बंगाल का हाल ममता बनर्जी ने बना दिया था, वैसे ही पंजाब का हाल बना दिया। अभी सिचुएशन ये हो गया कि यहां पर कांग्रेस आएगा या भाजपा यहां पर सरप्राइज देगा, ये डिस्कशन हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब से जा रहा है, ये लगभग तैयार हो गया है। इसलिए पंजाब बचाना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूरी थे। अगर वहां पर वो बचा ले पाता है तो फिर भी अरविंद केजरीवाल 2029 में कुछ तो अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो जो 2 राज्यों से ऐसे हट जाता है उसका एग्जिस्टेंस ऐसे ही खत्म हो जाता है। और जहां पर यह सिचुएशन अभी रुक गया है, अभी जहां पर यह आंदोलन रुक गया है, वहां पर अरविंद केजरीवाल इसको आगे लेके नहीं जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल नामक जो ऑपोजिशन था वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रोड मैप से पूरा निकल जाते हैं। दूसरे नाम यहां पर आता है राहुल गांधी, जो सबसे बड़ा खतरनाक सिचुएशन में हो सकता था ऑपोजिशन लीडर होने के नाते। और राहुल गांधी क्या देख रहा था? देखिए, राहुल गांधी को 2029 में कुछ करना है, तो उसको ये जो सेमीफाइनल वाला चांस आ रहा है, जहां पर 5 राज्यों में एक साथ इलेक्शन होगा, वहां पर कुछ तो जरूर करके दिखाना है। तो अगर यहां पर आप देखो उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी का कोई स्कोप है ही नहीं। वहां पर वो अखिलेश यादव के साथ अलायंस कर सकता है, लेकिन वहां पर भी दादागिरी जो होगा वो अखिलेश यादव के तरफ से ही होगा। सीट अलाइनमेंट या जो भी है वहां पर छोटे शरीक के तरफ काम करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश तो इतना कुछ इंपॉर्टेंस वो नहीं ले सकता है। उसका सेकेंड बेस्ट चांस था मणिपुर में भी अभी सिचुएशन जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा ने ग्रिप में ले लिया है, भाजपा ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। वहां पर इतने सब कुछ तोड़फोड़ होने के बावजूद भी वहां पर भाजपा का वापसी का चांस ज्यादा दिख रहा है। अब देख लीजिए उत्तराखंड, वहां पर तो कुछ मौका है नहीं, और गोवा तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कांग्रेस की जितना भी छोटा सा पार्ट बचा था वहां पर भी तोड़फोड़ चल रहा है। तो इसके मतलब अगर कोई ऑप्शन राहुल गांधी के पास पड़े रहता है वो है पंजाब। यहां पर केरला जीता, वहां पर तेलंगाना जीता, और उसके बाद अगर पंजाब जीतता है तो राहुल गांधी को बोलने के लिए कुछ रहेगा, क्योंकि कर्नाटक तो उसके हाथ से जाने वाला है। तो इस सिचुएशन में अगर अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के फसल अपने घर में लेके आता है तो फिर राहुल गांधी में हाथ में बस पेंसिल रह जाता है। और इसलिए राहुल गांधी इस मौका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और राहुल गांधी का जब एंट्री हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस वो पूरा हाईजैक करने का कोशिश करता है, और अगर ये लोग करते हैं तो अरविंद केजरीवाल वहां पर पीछे चले जाता है। लेकिन यहां पर आता है तीसरे बंदे जिसका भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है 2029 का इलेक्शन के हिसाब से, वो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। ये अखिलेश यादव देख लेता है कि राहुल गांधी जैसे एंट्री यहां पर ले लिया है तो वहां पर धीरे धीरे कांग्रेस स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। तो अगर इसका पोजीशन स्ट्रांग हो जाता है तो जो आने वाला यूपी का चुनाव है वहां पर उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगा, और वो छोटे शरीक के तरफ काम नहीं करेंगे, वो तब इक्वल स्टेक मांगने लगेंगे। और अगर ये चीज होता है तो फिर जब 2029 के सीट शेयरिंग आएंगे तब उनका दिक्कत और भी बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का इतना सारे कुछ होगा तो 2027 में जो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट इनका फाइट है वो पूरा पानी में चला जाएंगे।
क्योंकि अगर वो सीट शेयरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, 1:1 फाइट नहीं होता है, कांग्रेस बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर क्रिएट करते हैं, उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है, तो अखिलेश यादव घर संभालेंगे या योगी आदित्यनाथ या भाजपा का मशीनरी को संभाल लेंगे, ये सवाल उठ जाता है। तो इसके मतलब अखिलेश यादव का एंट्री भी यहां पर मजबूरी था और अखिलेश यादव वो करने का कोशिश किया है। तो तीन नेता जब ऐसे आ जाता है पॉलिटिकल फुटेज खाने के लिए, तो आंदोलन क्या आंदोलन रहता है, वो आंदोलन हाईजैक हो जाता है, वो पॉलिटिकली हाईजैक होता है और वही चाहता था भाजपा का मशीनरी। ये हो जाने के बाद इसको टैकल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आंदोलन जो आगे चला वहां पर एक ही सेंटिमेंट उठाया गया था जिसका पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया कि ये स्टूडेंट का आंदोलन है, ये स्टूडेंट लोग ही धरना दे रहे हैं। अब स्टूडेंट का बात आएगा तो हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत है वो जाग उठेंगे, क्योंकि हर किसी के घर में स्टूडेंट है, उसके बच्चा है, तो वो लोग वो सेंटिमेंटली अटैच हो जाता है। लेकिन जब वहां पर पॉलिटिकल एंट्री हो जाता है और पॉलिटिकल रोटी सेकने का कोशिश करते हैं और जिसके अंदर कुछ यूनिटी नहीं होता है, तो वहां पर वो जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो दूर हट जाता है। और इस आंदोलन से एक बार पब्लिक सेंटिमेंट दूर हट जाता है तो इस आंदोलन का कुछ बचा ही नहीं रहता है। ये सोनम वांगचुक ने रीड कर लिया और इसलिए वो हंगर स्ट्राइक से पीछे आ गया, गवर्नमेंट के साथ अभी डिस्कशन के लिए राजी हो गया। लेकिन इसने में एक आता है फोर्थ बंदे, वो है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा के पास हारने के बाद सब लोग यहां पर सोचे थे कि ममता बनर्जी को लेकर और डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन हमने देखा ममता बनर्जी को रिलेवेंट करके रख दिया भाजपा। उनके पार्टी का तोड़फोड़ हो रहा है, बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं। क्यों ऐसी चीज किया जा रहा है? यहां पर एक ही चीज सामने आ रहा है कि वेस्ट बंगाल तो एक ढाल है, वेस्ट बंगाल को दिखा के देश के बाकी जो पॉलिटिकल हिस्सा है वहां पर एक ब्रॉडर मैसेज अमित शाह जी देना चाहता है, क्योंकि अभी पूरा देश में ऑपरेशन लेटर्स पार्ट 2 चालू हो जाएगा। एक ही मैसेज चलेगा, आप हमारा जितना भी कट्टर अपोजिशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपोजिशन होकर हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको कुछ करना है अपने खुद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो आपको भाजपा परिवार से जुड़ना पड़ेगा। और आपका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये कोई मायने नहीं रखता है। आप सामने आ जाओ, आपको हम मौका देंगे, जो पोजीशन वहां पर था वही आपको देंगे, अगर चाहे तो उससे बेटर पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो नीति के खिलाफ है। देखिए पॉलिटिक्स में हर वक्त नीति के साथ नहीं चलता है। अगर आपको बिगर विजन देखना है, अगर ब्रॉडर पिक्चर सामने देखना है, तो कुछ कुछ जगह में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और उस कॉम्प्रोमाइज का नाम ही पॉलिटिक्स होता है। एक बार आपका बिगर एस्पेक्ट फुलफिल हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये फिर माइंड में नहीं रखते हैं और वही वाला गेम खेल लिया। और ऐसे करते हुए एक चीज तो ये क्लियर हो गया, ममता बनर्जी का जितना भी पॉलिटिकली वापस आने का चांस था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। ये क्यों जरूरी था? ये जरूरी था इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने एक चीज बोल दिया था कि मैं बंगाल हार गया हूं तो ठीक है, अभी बंगाल से तो कुछ लेना देना है नहीं, मैं दिल्ली पॉलिटिक्स में जाके वहां पर मैं रिवाइवल का पूरा कोशिश करूंगा। और ये बात और भी पॉइंटेड हो जाता है और भी डेंजरस हो जाता है जब उसके ठीक पहले दिन ही बांग्लादेश से एक मैसेज आता है जहां पर बांग्लादेशियों बोलता है कि ममता दीदी आप दिल्ली जाके फाइट करो, मोदी के खिलाफ आप फाइट करो, ये जो 17 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम है वो आपके साथ है। तो ये वाला मैसेज आ जाता है और उसके बाद ममता बनर्जी सच में अगर दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, वो मीटिंग भी किए थे, कांग्रेस में वापसी का चांसेस के बात कर रहे थे और अभिषेक बनर्जी को भी साथ में लेके जाने का एक चर्चा मीडिया में हो रहा था। तो ये सारे चीज हो जाते थे और ममता बनर्जी अगर इंडिया अलायंस का फेस हो जाते थे तो सेंटिमेंटली एक जगह वहां पर कनेक्ट हो जाता। जो 15 साल बंगाल को भुगतने पड़ा कि भाई एक महिला मुख है, वहां पर महिला के छवि सामने रख के ये लोग लड़ेंगे, वही वाला गेम 2029 में हो सकता था। लेकिन अभी देखिए ममता बनर्जी का हाल क्या हो गया। वो अपने पार्टी संभाले, पार्टी का फंड संभाले, इतने सारे केसेस उनके भतीजे के नाम में हो रहा है, वहां पर वो डिफेंड करे, तो बंगाल से वो बाहर नहीं निकल सकता है। अगर ये हाल हो जाता है तो इनका जो इंडी गठबंधन होता है वो और भी मुश्किल में देखते होते हैं। और इसमें से और एक बड़े हस्ती काम में आ सकते थे, उनका नाम है स्टैलिन, डीएमके, जो साउथ में इतना फुटप्रिंट अभी तक भाजपा नहीं रख पाए। लेकिन इस बार क्या किया, यहां पर कांग्रेस ने धोखाधड़ी किया
तो स्टालिन को फिर नजदीक लाने का कोशिश किया जा रहा है। दो रीजन है, एक तो उनके पास बहुत सारे एमपीज है अभी तक जो 2/3 मेजोरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाद में अगर सच में तमिलनाडु में अपना फुटप्रिंट रखना है तो अभी भाजपा को कुछ अलायंस का जरूरत है। एआईएडीएमके को लेकर बहुत कोशिश किया गया है लेकिन वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है, और अगर कांग्रेस साथ छोड़ देता है तो डीएमके को लेकर आगे चल सकता है, और ये सब कुछ होता है तो वोट बैंक वहां पर बढ़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु और केरला ये दो जो जगह है वहां पर ही अभी भाजपा का मेन कंसंट्रेशन चले जाएंगे। वहां पर 2031 का जो इलेक्शन है वो अभी से रोड मैप क्रिएट हो रहा है, बट वो दूर के बात है। अभी जो ये साउथ पॉलिटिक्स है जहां पर कांग्रेस को इतना सीट नहीं मिलते थे लेकिन डीएमके के भरोसे में बहुत सारे सीट उनके खाते में चले जाते थे, उनके अलायंस के पास चले जाते थे, वो भी खत्म कर दिया। अब ये स्टालिन का एक ही डिमांड है कि आप डिलिमिटेशन करो, आप वन नेशन वन इलेक्शन करो, उनका सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन फ्लैट आपको सारे जो सीट्स है, सारे जो स्टेट्स है वहां पर 50% उनका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और शायद इस फॉर्मूला काम करने लगेगा, इस फॉर्मूला के ऊपर ही काम होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं शरद पवार जैसे बड़े हस्ती वो भी आ जाते हैं सुप्रिया सुले को लेकर नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग करने के लिए। मतलब जो पार्ट टुकड़े हुए थे महाराष्ट्र में वो अभी जुड़ने वाला है, और वो जुड़ने वाला बिगर चंक अभी एनडीए के साथ जुड़ेंगे। तो इसके मतलब महाराष्ट्र में जो शिवसेना का वोट बैंक था वो भी भाजपा की तरफ आ रहा है, कांग्रेस का वहां पर रिवाइवल खत्म हो रहा है, और एनसीपी का जो पार्ट था वो भी जुड़ रहा है। तो पूरा देश का अगर पिक्चर आप देखो तो इस आंदोलन जो अपोजिशन को लग रहा था वो गेम को लीड कर रहा है, वो पूरा गेम को कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत ही शांत दिमाग से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले ही मेजर कर लिया और उसके हिसाब से एंटीडोट भी कर लिया, और ये जो मुश्किलें गेने थे उसको कैसे शॉट खेलना है वो भी कैलकुलेट कर लिया, और उस हिसाब से ही वो बैट घुमाया, और जब बैट घुमाया कनेक्ट भी मिडिल बैट में हुआ, और इसके लिए इसका पूरा फायदा उनके पास ही आया। तो जो जेएनजी आंदोलन को लेकर अपोजिशन ये सोच रहे थे कि भाई हमको अभी मौका मिला है, बहुत दिन बाद एक ऐसे मौका मिला है, करप्शन का चार्ज लगाया, जेएनजी को इसके अगेंस्ट में लेके आया, और जैसे बांग्लादेश हुआ, जैसे श्रीलंका हुआ, जैसे नेपाल हुआ, वैसे ही अभी भारत में भी करेंगे। वो तो उनका सपना ही रह गया। ऊपर से इस आंदोलन को लेकर इसको ढाल बनाकर जो प्रॉब्लम है, जो मुसीबतें गवर्नमेंट की तरफ हो सकते थे, भाजपा की तरफ हो सकते थे, उसको सारे सुलझा लिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इसलिए नरेंद्र मोदी को मास्टरमाइंड तो कहता ही है, विश्वगुरु तो कहता ही है, और आधुनिक भारत का चाणक्य अमित शाह जी को बोलता है। मुश्किल के वक्त में अगर आप गेम ही पलट दो और जो गेम आपके हाथ में है वो गेम आप अपोजिशन के साथ हार जाते हो, तो यहां पर ही डिफरेंस हो जाता है। और ये डिफरेंस है इसलिए देश के इतने सारे राज्यों में और सेंट्रल में कंटिन्यूअसली इतने बार भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, जिसके सामने ऑपोजिशन का कोई भी फॉर्मूला अभी काम करते हुए नहीं दिख रहा है, और कौन सा फॉर्मूला काम करेगा वो फॉर्मूला भी कोई उसका संधान नहीं मिल रहा है। क्या बोलोगे ये पूरा गेम पलटने का ये बाजीगर का काम लेकर? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।